आज हम लोग अंबेडकर द्वारा लिखित दूसरा लेख मेरी कल्पना का आदर्श समाज इसको देखेंगे। इसके पहले वाले लेख में श्रम विभाजन और जात प्रथा, उसमें हमने देखा कि अंबेडकर ने जात प्रथा की कमियों को गिनाया है। अब इस लेख में वो एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जहाँ पर जाति प्रथा की वो कमियां ना हो, तो वो समाज कैसा हो उसके बारे में अपना विचार रखा है। और उनके आदर्श समाज का 3 आधार है: स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। तो ये पूरा लेख इन्हीं 3 शब्दों की व्याख्या में लिखा गया है, बताया गया है। तो हम लोग पाठ को देखते हैं। लिख रहे हैं कि जात प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यानी पहले कही गई बात से यहाँ जोड़ा है। करें कि यह अस्वाभाविक भी नहीं है, यानी ऊब जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है, हो सकता है ऐसा। करें अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। तो कमी दिखाना, फिर उसका अपना राय रखना, उसका उपाय बताना। तो यहाँ उपाय है, रचनात्मक पहलू। करें मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। करें ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। तो ये 3 शब्द हैं, 3 बातें हैं, 3 भावनाएं हैं, 3 विचार हैं कि एक आदर्श समाज जो होना चाहिए वो इन 3 बातों पर आधारित होना चाहिए। अब एक एक की व्याख्या करेंगे। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता क्या है? अर्थात भाईचारा। भ्रातृ से बना है भ्रातृता, यानी भाईचारा अर्थात भाईचारे। भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यानी कोई आपत्ति नहीं होगी। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी समाज में इतनी गतिशीलता हो, इतना मेल मिलाप हो, इतना आपसी प्रेम हो कि कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी नई चीज़ आए तो वो समाज के हर तबके तक, हर वर्ग तक उसकी पहुंच हो, सिर्फ कुछ ही वर्ग तक ना हो। वही है, एक छोर से दूसरा छोर, यानी समाज के हर वर्ग तक। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यानी जो समाज हमारे आदर्श का जो समाज होगा उसमें बहुविध हित, यानी अनेक विधियों से सब, कोई भी हित हो तो उसमें सबकी हिस्सेदारी हो, किसी कुछ खास वर्ग के लिए ही हितकारी ना हो, और उस समाज की रक्षा के प्रति सबको सजग रहना चाहिए, सभी लोग अपनी हिस्सेदारी करें। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अबाध संपर्क यानी आपसी संपर्क में कोई बाधा ना हो, ऐसा समाज होना चाहिए। कोई ऊंच नीच का भाव ना हो, कोई बैर भाव ना हो। वही अबाध संपर्क, यानी एक साधन और अवसर उपलब्ध हो। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। जैसे दूध पानी आपस में मिल जाते हैं, वैसे सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, ऐसा वो कह रहे हैं अम्बेडकर जी। जैसे लोकतंत्र में सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारे आदर्श समाज में भी भाईचारा होगा तो लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति, सामूहिक दिनचर्या नहीं, मिलजुल करके दिनचर्या करना, जीवन यापन का, उसकी एक रीति, एक नियम है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र क्या है? 2 बातें कही। एक है सामूहिक दिनचर्या की रीत, यानी मिलजुल करके जीवन यापन करना, उसका रीति यानी नियम है। दूसरा क्या है? समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है, सम्मिलित अनुभव है।
सबका अपना अपना जो अनुभव हो, सबके अपने अपने जो विचार हो, सबका मिला जुला रूप हो, एक की विचारधारा से दूसरे को लाभ मिले, दूसरे की विचारधारा से पहले को लाभ मिले, हर वर्ग हर तरीके के लोगों के विचारों का आपस में आदान प्रदान हो, करें यही लोकतंत्र है। करें इनमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, यानी समाज का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखे। तो ये भाईचारा के बारे में बताया। भ्रातृता, यानी उनकी कल्पना को जो आदर्श समाज है उसका पहला पहलू भ्रातृता, भाईचारा। फिर स्वतंत्रता की बात करें, इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, गमन आगमन यानी जाना और आना, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन यानी जीवन यापन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने का अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, इसके अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? मुख्य बात यहाँ कहा जो सामान्यतः जात प्रथा में नहीं पाया जाता है कि मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग, यानी जिस व्यक्ति में जैसी क्षमता है उसका पूर्णतः उपयोग किया जाए समाज के उत्थान के लिए, उसके अपने उत्थान के लिए प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जाए। कब होगा? जब उसे अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होगी, जो कि जाति प्रथा में नहीं पाई जाती। इसलिए स्वतंत्रता अम्बेडकर की नज़र में आवश्यक है। तो भ्रातृता, दूसरा स्वतंत्रता, यानी पेशा चुनने की स्वतंत्रता, जो कि जाति प्रथा में नहीं मिलती। इसी स्वतंत्रता को आगे बढ़ा रहे हैं अगले पैराग्राफ में। करें जाति प्रथा के पोषक यानी समर्थक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा कब हो पाएगा? जब हम अपनी जाति के लिए निर्धारित कार्य से अलग कोई कार्य कर सकेंगे, तभी वो स्वतंत्रता होगी, जो कि जाति प्रथा हमें अनुमति नहीं देता। इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़कर रखना होगा। दास्ता, क्योंकि जब आप स्वतंत्र रूप से व्यवसाय नहीं चुन सकते तो आप जाति प्रथा के दास हुए, गुलाम हुए। क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़े। दास प्रथा हम लोग पढ़ते होंगे, दास्ता हम लोग जानते हैं कि जो दास होता है, गुलाम होता है एक प्रकार से, वो अपने मालिक यानी जिसके अधिकार में है उसके हिसाब से काम करता है, उसकी अपनी विचारधारा, अपनी सोच कोई मायने नहीं रखता। जाति प्रथा में कह रहे हैं कि वही दास्ता वाला भाव है, क्योंकि व्यक्ति की क्या क्षमता है, उसकी क्या रुचि है, उसकी क्या सोच है, वो क्या काम करना चाहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि कुछ लोग जो जाति प्रथा में निर्धारित कर दिए हैं कि उस जाति का व्यक्ति कौन सा काम करेगा, वही काम करने के लिए वो विवश है, इसलिए दास हुआ। करें कि यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। तो ये स्वतंत्रता की बात हुई। दो चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, एक है स्वतंत्रता और दूसरा है भ्रातृता। करें अब आइए समता पर विचार करें। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर थोड़ा विस्तार से इन्होंने चर्चा किया है।
समता की बात करें कि क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? समता यानी समानता। करें फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती। इसलिए जब सभी मनुष्य बराबर नहीं हो सकते तो समता की विचारधारा कोई महत्व नहीं रखती, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। समता के आलोचक लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति बराबर नहीं होता, इसलिए समता नहीं हो सकता। करें उनका तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। अम्बेडकर कह रहे हैं कि भले तर्क ठीक है लेकिन विशेष महत्व नहीं रखते, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। समता वास्तव में अगर व्यवहारिक रूप में नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये एक नियम है। करें मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। क्या है वो 3 बातें? अब थोड़ा इसको विस्तार में, समता को विस्तार में जा रहे हैं कि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, ये दूसरी बात है। तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो ये 3 बातें हैं जिससे किसी मनुष्य की क्षमता बनती है, निर्भर है। कहें कि इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते। वंश परंपरा सबकी अलग होती है, जो उसको सामाजिक सुविधाएं मिलती हैं जिसे सामाजिक उत्तराधिकार कहा गया है, यानी सामाजिक सुविधाएं, माता पिता का ध्यान, पढ़ने लिखने का अवसर, ये सारी चीज़ें सामाजिक उत्तराधिकार में आता है। और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयास, ये समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता का विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? यानी इनका ये कहना है कि ये जो तीनों आधार है मनुष्य की क्षमता के निर्माण में, ये सभी मनुष्यों के लिए समान नहीं होते। तो जब ये समान नहीं होते तो मनुष्य कैसे समान हो पाएंगे? यानी मनुष्य में असमानता रहना स्वाभाविक है, लेकिन तो इस असमानता के कारण क्या हम उनमें भेदभाव करें, उनके साथ असमान व्यवहार करें? यह उचित नहीं है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जब क्षमता निर्माण के साधन ही समान नहीं है तो मनुष्य समान कैसे होगा? और अगर मनुष्य समान नहीं है तो क्या हम उसके साथ असमान व्यवहार करें, यानी भेदभाव करें? तो ये भी सही बात नहीं है। अगले पेज पर हम लोग चले, अंतिम पेज है इस पाठ का, जिसका पहला पैराग्राफ है कि व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। यानी ऊपर जो तीनों आधार मनुष्य की क्षमता के निर्माण के बताए गए हैं, उसमें जो तीसरा आधार है वो है मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो अगर प्रयत्न असमान है तो उसकी वजह से अगर हम असमान व्यवहार कर रहे हैं तो करें कि एकदम से अनुचित तो नहीं होगा, लेकिन करें कि साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। यानी हर व्यक्ति को उसकी क्षमता का विकास करने का अवसर देना चाहिए। अब उसके बाद उसका अपना प्रयास, उसका अपना प्रयत्न ठीक नहीं है तो वो ठीक है, वो जैसा भी उसकी परिणत होगी वो अलग चीज़, लेकिन अवसर पूरा देना चाहिए। यानी पहली जो 2 परिस्थितियां हैं वो सबको समान मिले, तीसरी जो अपना प्रयत्न है
वो हर व्यक्ति का अपना अपना अलग होगा, जिसकी वजह से उसकी अपनी क्षमता कम हो करके बन सकती है। फिर असमान व्यवहार थोड़ा सा अनुचित नहीं कहा जाएगा। अब देखिए आगे समझा रहे हैं कि करें, परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? प्रथम दो बातें कौन है? वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार यानी अवसर। इन दो आधारों पर किसी व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार सही नहीं है। मनुष्य के अपने प्रयत्न के आधार पर असमान व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर असमान व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हैं। आगे लिख रखे क्यों कह रहे हैं कि उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल मिला हो, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा यानी धन दौलत पहले से ज़्यादा हो और व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। यानी जो धनवान हैं, जो रईस लोग पहले से हैं, जिनके माता पिता, ऐसे लोग जब उत्तम व्यवहार की बात आएगी तो ऐसे लोग सीधी सी बात है आगे रहेंगे कहीं न कहीं अन्य लोगों से जिनके पास ये सब नहीं है, वही बाजी मार ले जाएंगे। कह रहे हैं कि इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं है, क्योंकि इनको ये सारी एडवांटेज पहले से मिली हुई है, जो कि इनका अपना प्रयत्न नहीं है। किसी व्यक्ति का अपने प्रयास से उसे नहीं मिला है, बल्कि उसके पूर्वजों से उसे प्राप्त है। तो किसी को अपने पूर्वजों से कुछ नहीं मिला, किसी को अपने पूर्वजों से बहुत कुछ मिला। इस आधार पर दो व्यक्तियों में असमान व्यवहार करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका तो कोई योगदान नहीं रहा, इसलिए असमान व्यवहार उचित नहीं है। इसलिए करें, अतः न्याय का तकाजा यह है कि हम जहाँ तीसरे यानी जो व्यक्ति का अपना प्रयास है, प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है, तीसरे आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहाँ प्रथम दो आधार जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है पर उसके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, वही निष्कर्ष निकाला। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में एक ही बात आपको समझ के रखनी है कि जो असमान व्यवहार है, किसके साथ असमान व्यवहार करना उचित है और किसके साथ असमान व्यवहार करना उचित नहीं है, ये इसमें स्पष्ट कर रहे हैं अम्बेडकर। तो जो तीन आधार दिए गए हैं, पहले दो आधार यानी वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, ये व्यक्ति के अधिकार में नहीं है, लेकिन जो अपना प्रयत्न है, तीसरी बात, वो व्यक्ति के अधिकार में है, वही है। तो पहले दो आधार पर अगर कोई उत्तम व्यवहार का भागीदार बनता है, पहले दो आधार पर किसी के साथ असमानता की जाती है तो यह उचित नहीं है, लेकिन तीसरे आधार पर अगर असमान व्यवहार किया जाता है तो वह कुछ उचित कहा जा सकता है, ये स्पष्ट किया है। इसलिए ब्रैकेट में लिखा, तीसरा प्रयास की असमानता मनुष्य के अपने वश की बात है, पहले दो आधार मनुष्य के अपने वश में नहीं है कि वो किस कुल में जन्म लेगा, ये मनुष्य निर्धारित नहीं करता। उसके पूर्वजों के पास अधिक धन दौलत, अधिक धन संपन्नता होगी, ये मनुष्य निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना प्रयास कैसा होगा ये मनुष्य निर्धारित कर सकता है, जो कि तीसरा आधार है। इसलिए पहले दो आधार पे असमानता नहीं करनी चाहिए, तीसरे आधार पे असमानता की जा सकती है, क्योंकि वो मनुष्य के अपने वश में करें कि और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। यानी प्रथम दो आधार पे जो असमान व्यवहार होता है, असमानता होती है, ऐसे लोगों के साथ असमान व्यवहार न करके समान व्यवहार किया जाए। करें दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है
तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। ये है समता की बात, यानी सबको समता उपलब्ध कराई जाए, यानी समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए हर व्यक्ति को, ताकि वो अपने प्रयत्न से, जब सबको समान व्यवहार समान अवसर उपलब्ध होगा तो फिर उसका अपना प्रयत्न महत्वपूर्ण हो जाएगा। अपने प्रयत्न से वो अच्छा बने या कम अच्छा बने या खराब बने, फिर वो उसकी नीयत है, उसका अपना आधार है। तो ये है समानता। अब अंतिम पैराग्राफ करें कि समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। अब देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, यानी सामना होता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है, जिससे वह सब कोई अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। यानी इतनी बड़ी जनता, इतना बड़ा जन समुदाय होता है, सबके साथ वो अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं होती। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों या श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। तो आवश्यकता और क्षमता के आधार पर अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में राजनीतिक को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। व्यवहार्य सिद्धांत यानी व्यावहारिक सिद्धांत, जिसे आसानी से लागू किया जा सके, उसको कहेंगे व्यावहारिक सिद्धांत। उसी को यहाँ लिखा गया है, व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिक यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव नहीं होता। तो इसमें उदाहरण दिया एक राजनीतिज्ञ का कि उसके सामने एक बड़ा जनसमुदाय है, उसका एक बड़ा इलाका है, जिस क्षेत्र का वो नेता है, उस क्षेत्र के लोगों के साथ वो समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वो लोगों में विभेद नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में सबके बारे में वो नहीं जान सकता है। इसलिए वो सबके साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि श्रेणीकरण यानी बंटवारा संभव नहीं है। वैसे ही हमें समाज के हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ये बताने का प्रयास करें। निष्कर्ष दे रहे हैं इस प्रकार समता यदि काल्पनिक जगत की वस्तु है, जैसा शुरू में कहा गया, हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, इसलिए समता कैसे, तो भले करें कि काल्पनिक चीज़ है, फिर भी राजनीतिक को सभी परिस्थितियों की दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ है, वो नेता है, उसे हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना पड़ता है, करना चाहिए। तो ये उनकी अंबेडकर की आदर्श कल्पना का आदर्श समाज है, जहाँ भ्रातृता हो, आपसी भाईचारा हो, जहाँ स्वतंत्रता हो यानी कार्य चुनने की स्वतंत्रता हो, जहाँ समता हो, समानता हो, यानी हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, समान मौका दिया जाए और उसे आगे बढ़ने के लिए समानता यानी समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो अपनी क्षमता का विकास कर सके। तो ये है इस पाठ की व्याख्या।